हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, सीडीएस, कोस्ट गार्ड का तो अपकमिंग दिसंबर में है। और एयरफोर्स का भी जल्द ही आपका फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा नवंबर के मिड में। और हम लोग दिसंबर मतलब अगला इंटेक के लिए भी फॉर्म आ जाएगा दिसंबर, मतलब उसका भी एग्जाम आपका 2024 में मार्च में होगा। तो वो लोग भी स्टूडेंट जिनका कुछ कारण से अपना उसका मतलब एग्जाम अच्छा नहीं गया इस बार एयरफोर्स में, तो डीमोटिवेट ना हो मेरे भाई, प्रिपरेशन में लग जाओ। बेस्ट कंटेंट मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है। बेहतरीन लेवल से हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर को फिनिश कर लिया। आज हमारा 1D मोशन का लास्ट पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। सैटरडे को हमने देखा था, ग्राफ देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। तो आई होप आप संडे को सारा कंटेंट को आपने रिवाइज किया होगा। तो पहले न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट बिल्कुल कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपको मिले हमारे चैनल के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, मेरा कब सब्जेक्ट, मेरा कब क्लास होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये क्लास को बिल्कुल लाइव क्लास की तरह मेरे भाई पढ़ते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, ठीक है। देखने कंटिन्यूटी बेस पे मैं क्लास को ले रहा हूँ, कंटिन्यूअस बेस से ले रहा हूँ। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप इसको पढ़िए। किसी तरह का डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं यूनिक कंटेंट दे रहा हूँ, यूनिक मेरा है कंटेंट, जो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिला, क्योंकि मैं ये अपना खुद एक्सपीरियंस से अपना खुद कंटेंट मैं बना कर देता हूँ, जिससे मैंने एग्जाम क्लियर किया है। क्योंकि आप लोग सारे मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, तो मैं चाहता हूँ हर परिवार से मेरा भाई एक वॉरियर बने, देश का सेना बने, देश का योद्धा बने, जिससे हमें गर्व हो अपने देशवासियों पर, हमारे भाइयों पर, ठीक है मेरे भाई। जितने देश में वीर होंगे उतना ही हमारा देश गर्व से सिर उसका ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो आइए मेरे भाई, बस इसी बात पे जय हिंद का कमेंट कर दो यार, और हाई जो उसका कमेंट कर दो कि अपना अपना लास्ट पार्ट जो कि आज पढ़ने जा रहे हैं, फ्री फॉल क्या होता है सर, और मोशन अंडर ग्रेविटी, ये किस में आता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आइए इस टॉपिक को भी आज पूरा छिल डालते हैं, एकदम बेहतरीन लेवल से पढ़ेंगे भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। फ्री फॉल जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप समझ रहे तो समझिए कि जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसका आप 10 से 20% कवर कर दोगे, ठीक है। 1D मोशन में लगभग 6 पार्ट में कंप्लीट कराया हूँ, समझ सकते हैं। एक पार्ट में 1 घंटा में कंप्लीट करवाता हूँ डेली। 6 घंटा का क्लास है, समझ सकते हैं। क्या इससे बाहर क्लास आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं। किसी भी आप क्वेश्चन लगाओ, मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा जल्द ही, पेशेंस रखो। आप किसी बुक का लगाओ, कहीं से यूट्यूब से लगाओ, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैंने आप देखे होंगे ग्राफ को मैंने 2 दिन दिया था, कहीं आपको 2 दिन नहीं मिलेगा। 1 घंटा में ही सारे टीचर्स पोजीशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। वैसा मेरा नियम नहीं है। मैं आपको बेसिक टू एडवांस ले जा रहा हूँ, जीरो टू हीरो मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सारे आप लोग रेडी हैं कॉन्सेप्ट होने के लिए? तो आइए, हमारा टॉपिक है मेरे भाई फ्री फॉल। ये क्या होता है सर? फॉल मतलब तो गिरना, अब फ्री मतलब क्या होता है सर? फ्री मतलब तो वही होता है सर, बॉडी एकदम फ्री है, मतलब बेसिकली इसमें कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, आराम से स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं। कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स हमारे बॉडी पे वर्क नहीं कर रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि ये जो आपका फ्री फॉल केस होता है ये आपका 1D मोशन में आता है। 1D मोशन का एग्जाम्पल है। और 1D मोशन क्या होता है आपका? मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं? मैंने पहले ही सारा चीज डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराना अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब किसी ऊंचा बिल्डिंग या मतलब टॉप बिल्डिंग अपार्टमेंट, वहां से आप किसी गेंद को देखते आराम से फेंकना नहीं है, इन्हीं के ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ के गेंद को, बॉल को फेंक दे, नहीं, उसको आराम से छोड़ दीजिए स्वतंत्र रूप से। और जब वो छोड़िएगा तो वो क्या जाएगा? ग्राउंड में ही जाएगा, ऑब्वियसली ग्राउंड पर ही। उसी को बोलते हैं मेरे भाई फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मेरे भाई एक ऐसा केस है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री रूप में, मतलब उसको बिना एक्सटर्नल फोर्स के सपोर्ट से हम उसको इंडिपेंडेंट फॉर्म में उसको छोड़ते हैं, लीव करते हैं किसी टॉप बिल्डिंग से या किसी हाइट पे। बेसिकली आप ये कहना चाहो किसी हाइट पे, मतलब बोल सकते हैं इसको
एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप्ड में यहां पे आप ब्रैकेट में लिख देना फ्रीली, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल। क्या ये डिफिनेशन आपको समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? एक बार कमेंट कीजिए। किसी वस्तु को किसी सर्टेन ऊंचाई से अगर उसको हम लोग छोड़ दें स्वतंत्र रूप से, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब उसको धक्का नहीं ना, आराम से छोड़ देना ना, उसको फेंकना भी नहीं, ये नहीं कि ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ के गेंद को फेंकना है, नहीं, उसको आराम से छोड़ देना है, ठीक है, फ्री रूप में छोड़ना है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, ठीक है। मतलब जब आप उसको छोड़ रहे हो किसी सर्टेन हाइट से, उस वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए मेरे भाई? 0 होना चाहिए। और किसके अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आप जब उसको छोड़ रहे हो ऊपर से, तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द फ्लाइट जब वो हवा में रह रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं फोर्स तो एक लग रहा है। आपने फोर्स नहीं लगाया, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं लगाया, पर उस पर एक फोर्स तो लग रहा है, नेचर का ही फोर्स, जो कि बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग सारे जानते हो, ऐसे तो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या होता है। ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक चीज। किस ब्रह्मांड में जितने सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अट्रैक्ट है मेरे भाई। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर वस्तु किसी ना किसी से अट्रैक्ट है। अब वो अट्रैक्ट है एक फोर्स से जिसको बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरु मतलब अर्थ, अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उससे हम लोग अट्रैक्ट है, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कहीं ना कहीं अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है जो वस्तु पे, जो ऑब्जेक्ट पर, उसको बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स। अब फ्री फॉल उसी का एक एग्जाम्पल है। फ्री फॉल इसका एग्जाम्पल देखिए यही होता है। मान लीजिए किसी हाइट है, इस हाइट से आप, ये बॉल है, इस बॉल को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए तो वो कहाँ जाके गिरेगा? ग्राउंड पे ही गिरेगा। तो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन, जब आप बॉल को ऊंचाई से छोड़े तो वो नीचे ही गिरेगा, अर्थ पर ही गिरेगा। किसके अंतर्गत? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये स्ट्रेट लाइन मोशन मेरे भाई हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसी केस को बोलते हैं, इसी मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल मोशन, ठीक है। और किस फोर्स के द्वारा इस पे कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है? तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तो समझ में आया फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्यों 1D का एग्जांपल है? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इस पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स। तो क्या ये डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? फ्री फॉल क्या होता है? तब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के आगे। क्या ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आपको? फ्री फॉल। आइए अब नेक्स्ट देखा जाए। बस सारे बच्चे कमेंट करते जाएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं लेक्चर। कल से मेरे भाई हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना 2D मोशन, ठीक है। तो जबरदस्त लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे भाई, मजा आएगा आपको क्लास में। तो क्लास में कल बिल्कुल आइएगा। 2D मोशन बेहतरीन लेवल से जबरदस्त आगाज के साथ पढ़ाऊंगा आपको मेरे भाई। आइए नेक्स्ट देखा जाए। आपने क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे भाई पढ़ा है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ मोशन 3-4 इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। पहला आपका v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ आपका
डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1। क्या ये आप चारों इक्वेशन पढ़े कि नहीं? क्या मैं इसको कुछ एक्सप्लेन कर दूं? तो आप बोलोगे हाँ सर हल्का एक्सप्लेन कर दो। वैसे आपने क्लास 9th में क्लास 11th में आप ये सारे इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इस पर आपने न्यूमेरिकल भी किया होगा, ये सब का प्रूफ भी होता है, बट हमारे डिफेंस में इसका प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, प्रूफ तो आता नहीं है, सीबीएसई का एग्जाम तो आप दे नहीं रहे हो। देखिए पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया? मैं सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म को बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब होता है मेरे भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, t आपका टाइम टेकन, हाफ a एक्सेलरेशन और t टाइम पीरियड। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन का मोशन हम लोग कब यूज करते हैं मेरे भाई? जब आपका फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कवर या डिस्टेंस कवर दिया हो। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग कब यूज करेंगे मेरे भाई? जब टाइम आपका नहीं दिया हो, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड दिया हुआ हो मेरे भाई, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। nth मतलब दूसरा सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 सेकेंड में, छठवां सेकेंड में, सातवां सेकेंड, 7 सेकेंड नहीं, सातवां सेकेंड, आठवां सेकेंड, नौवां सेकेंड, नॉट 9th 8th 10th, ऐसा नहीं, दूसरवा, तीसरवा, चौथा, ऐसे nth सेकेंड में। तो उसका फॉर्मूला होता है, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है, u प्लस ए बाई टू 2n-1। इसका जो प्रूफ भी होता है बेहतरीन होता है। कभी टाइम मिले तो मैं करवाऊंगा, इसका कोई यूज नहीं है, मैं नहीं करवाना चाह रहा हूं। u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1 वेयर n क्या है? वही डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 1 th, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, वो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n-1, ये सब आपके मोशन के इक्वेशन होते हैं जो कि बेसिक है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, मेरे भाई। बताइए यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम? यहां तक पहले आप नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, मैं इसको क्यों बताया हूं? क्योंकि इसको मैं लिंक करूंगा ग्रेविटी फोर्स के में। कैसे? मैंने बोला कि फ्री फॉल होता क्या है? जब किसी वस्तु को हम लोग कुछ ऊंचाई से उसको स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से जब छोड़ते हैं, ऐसे नहीं कि उसको पूरा फोर्स लगा के, बल लगाकर उसको कुछ वेलोसिटी देकर, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग उसको छोड़ते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, उसको हम लोग सिर्फ ड्रॉप करते हैं, मतलब फ्रीली रूप में उसको छोड़ते हैं। बट जितना देर वो हवा में रहता है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, जिसको मैंने बोला कि उसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। जब उस पर फोर्स लग रहा है तो आप जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु पे या व्यक्ति पर जब फोर्स लगता है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन भी लगेगा। फोर्स लग रहा है मतलब उस पर एक्सेलरेशन भी लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लगेगा। जब वस्तु आपका नीचे की ओर आ रहा है तो फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स, तो उस पर एक्सेलरेशन भी आपको नीचे की ओर लगेगा। अब वो एक्सेलरेशन जो लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेरे भाई, आप जानते भी होंगे, जी, स्मॉल जी बोलते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग बेसिकली लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू यही है। इसका जो जी का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्वेश्चन आता है कौन सबसे पहले कैलकुलेट किया था,
तो वो थे आपके हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जो जी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे एक्सपेरिमेंटली 9.8। बट हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं और लिखा भी रहता है क्वेश्चन में टेक जी इक्वल टू 10। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो कौन सा उस पर एक्सलेशन लग रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जी, जिसका वैल्यू ये होता है। ओके, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सलेशन भी लगता है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, जी का आपका ये वैल्यू होता है। कौन साइंटिस्ट है पहले, हेनरी कैवेंडिश, जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट किए थे। क्या यहां तक आप गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं इस सब सारे पॉइंट पे। ओके, ठीक है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को इससे रिलेट करें, इस इक्वेशन को हम लोग ग्रेविटी फोर्स के इक्वेशन से रिलेट करें, दैट मीन्स ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स में इस इक्वेशन को लिंक करें तो कैसे लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है उसका v फाइनल वेलोसिटी होगा, u उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। सिंपल चेंज क्या होगा, एक की जगह पर g आएगा, एक की जगह पर g आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा एक्सलेशन लग रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल g से डिनोट किए हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग फ्री फॉल में आपका v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा आप समझिए कि नहीं मुझे बताइए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर को हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए के जगह पे सिर्फ g कर दीजिए, जी टी स्क्वायर। थर्ड भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। यहां पे हम लोग h लिखेंगे मेरे भाई, और यहां भी मैं s के जगह h लिखना चाहूंगा। क्यों लिखना चाहूंगा मेरे भाई, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। h, क्योंकि मेरे भाई हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है किसी सर्टेन हाइट से, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट, ये नहीं हम लोग कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट का कितना, ऑब्जेक्ट ने हाइट कवर किया, मतलब कितना ऊंचाई से हमने उसको फ्री छोड़ा है। तो हाइट पूछेंगे हम लोग, हाइट कवर कितना उसने, कितना, किस बिल्डिंग से हम लोग उसको ड्रॉप किए, जब वो नीचे आया, ड्रॉप गिरा ग्राउंड पे, तो जब उसको हम लोग ऊपर से गिरे, ऊपर से छोड़े, जब वो नीचे पहुंचा तो उस दौरान कितना उसने हाइट कवर किया, कितना ऊंचाई का फासला था छोड़ने और गिरने के दौरान, वो इसीलिए हमने एच को यूज किया, हाइट। बट ये आपका लीनियर मोशन का इक्वेशन है मेरे भाई, तो लीनियर मोशन में हम लोग एस का यूज करते हैं, मतलब डिस्टेंस कवर, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बंदा हाइट पे तो नहीं उसको छोड़ते हैं या फेंकते हैं, वो तो लीनियर मोशन, रोड पे ही मोशन कर रहा है, तो वो दूरी तय करेगा। एच का हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से उसको छोड़ेंगे तब, इसलिए हमने यहाँ पे एच यूज किया। ओके, गॉट इट। फोर्थ इक्वेशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, तो u प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। तो ये सब कुछ कुछ चेंज हुआ मोशन की इक्वेशन में ड्यूरिंग फ्री फॉल। क्या आप इस इतना समझ में आया कि नहीं मुझे पहले बताइए, तब हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करेंगे। साइन भी होता है, जी का डायरेक्शन कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, वो सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप ये बताइए, इक्वेशन आपको जो मैं लिखा हूं दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, समझ में आया कि नहीं, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब आप जाने के नहीं, एक बार मुझे आप बताइए। अब मैं इसको कुछ रफ करना चाहूंगा, ठीक है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से मेरे भाई चल रहे हैं, बेसिक से।
उस साइड मैंने रफ किया कि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। तो ये चारों इक्वेशन मैंने लिखा है सोल्जर्स ड्यूरिंग द फ्री फॉल। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल उसका मोशन हो रहा है तो उन पे क्या क्या इक्वेशन उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगा, वो सारे इक्वेशन मैंने लिख दिया कि वो ऑब्जेक्ट को जब छोड़ेंगे तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा जो कि 0 होगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। जब वो हवा में रह रहा है तब उस पर एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स। बाकी जितने सारे फोर्स हैं एक्सटर्नल में, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, सारे फोर्स को हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नेग्लिजेंस मान रहे हैं। सिर्फ एक ही उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि ग्रेविटी फोर्स, जो कि मैं इस पॉइंट को लिख ही दे रहा हूं, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, only force of gravity work on the object during free fall। सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही उस पर वर्क कर रहा है जब ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल मोशन हो रहा है। बाकी और सारे फोर्स को हमने, जो आपका एयर रेसिस्टेंस फोर्स है और जितने सारे एक्सटर्नल फोर्स है, सारे को मैंने नेग्लिजिबल माना है। ओके, सिर्फ इसी फोर्स को हम लोग देख रहे हैं, इसी फोर्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये आपका इक्वेशन है मेरे भाई, ठीक है, 4 इक्वेशन आया। ओके, अब आइए, ड्यूरिंग फ्री फॉल उसका इनिशियल स्पीड 0 होता है, क्योंकि इनिशियल स्पीड है, जब किसी ऊंचाई से छोड़ रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है मेरे भाई। उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम लोग उसको फ्री रूप में छोड़ रहे हैं किसी ऊंचाई से, तो उसको हम लोग कुछ उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। हाँ, अगर हम लोग उसको, जैसे ये मार्कर, इसको हम लोग ग्राउंड से छोड़ें तो ये ऊंचाई तक गया, तो जब इसको हम लोग ग्राउंड से छोड़ रहे हैं तब इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये ग्राउंड से छूट रहा है तब, ग्राउंड से मूव ऑफ हो रहा है तब। बट किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो उस वक्त उसका कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है। तो यही इसीलिए मैंने लिखा u इक्वल टू 0 ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप ये पहला इक्वेशन यूज कीजिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो u 0 है तो v इक्वल टू जी टी होगा कि नहीं मेरे भाई, इसको इक्वेशन 1 मानिए, होगा कि नहीं मेरे भाई। आप बोलेगा बिल्कुल सर, बेसिक में चल रहा हूं, कोई मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं। फिर आप बोलिएगा कि सर एक्सलेशन का सर कुछ डायरेक्शन भी होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि एक्सलेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये जो आपका जी है, जो ग्रेविटी एक्सलेशन जिसको बोलते हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा आपका डाउनवर्ड होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे की ओर इसका डायरेक्शन होता है। हाँ, अगर हम लोग अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मतलब ग्राउंड से जब उसको छोड़ते हैं तो उस पे भी कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो अर्थ सरफेस से ही छोड़ रहे हैं, और अर्थ सरफेस पे एक ही फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से छोड़ते हैं उस वक्त भी ग्रेविटी फोर्स लगता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाते जाएगा उसका ग्रेविटी फोर्स कम होते जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स का एक एरिया होता है, एक रीजन होता है। उस रीजन से आप जितने पास आइएगा उतना ही वो आपको तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ रहे हैं, नीचे की ओर वो आ रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है, अर्थ सरफेस के पास आ रहा है, उतना ही जल्दी अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है उस पर मैक्सिमम अमाउंट में लगता है, क्योंकि आप उसके अड्डा में आ रहे हैं, आप उसके रीजन में आ रहे हैं। बट जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से छोड़ते हो, या आपका अर्थ सरफेस से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, देखो आपका जो ग्रेविटी फोर्स अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आपसे, ये देख रहे हैं, हाथ से दूर जा रहा है। पर जैसे जैसे ऊपर से कोई वस्तु आ रहा है नीचे की ओर, तो ये आपका अर्थ है, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लार्ज अमाउंट में लगता है।
समझ गए? मतलब ये पॉइंट समझाने का ये मतलब था कि ग्रेविटी फोर्स कब बॉडी पर किस अमाउंट में कितना लगता है, वो मैं बताना चाह रहा था। जी का डायरेक्शन हमेशा मेरे भाई डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है सर डाउनवर्ड? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स हमेशा अर्थ सरफेस के रीजन में लगता है। रीजन में लगता है जो जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर छोड़ते हो, जैसे रॉकेट वॉकेट जब जाता है चंद्रयान 3, जो अभी हाल ही में हमारा इंडिया सक्सेसफुल मिशन किया चंद्रयान 3, उसके लिए एक ह्यूज मतलब क्रैकिंग होना चाहिए। बेहतरीन लेवल से इसरो ने जो चंद्रयान 3 एक चांद पे सतह पे पहुंचाया लैंडर रोवर को, एक बेहतरीन इंडिया के लिए कंप्लीट डेडिकेशन था, हमारे इंडिया का एक प्राउड मोमेंट था। यस या नो? यस सर। तो जब चंद्रयान जो सैटेलाइट वेटेलाइट जो छूटा है, तो बेसिकली क्या होता है, अर्थ सरफेस से छोड़ते हैं हम लोग रॉकेट, तो उसको जानते हो कितना स्पीड दिया जाता है उस ग्रेविटी फोर्स को निकालने के लिए? मतलब अगर आप उस रॉकेट को इतना स्पीड नहीं दोगे ना, तो वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको छोड़ेगा नहीं। उस अर्थ ग्रेविटी से छुड़ाने के लिए मतलब एक वही बात हो गया कि हम जेल से छूटने के लिए कितना मतलब पुलिस को रिश्वत में दे रहे हैं, कितना रिश्वत दे रहे हैं, यही बात हो गया। अर्थ के ग्रेविटी सरफेस से उस रॉकेट को फ्लाइट छोड़ने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का हमें उसके फ्लाइंग वेग देना पड़ता है। मतलब अर्थ सरफेस पे से कोई भी रॉकेट जब सेट ऑफ होता है, ऊपर की ओर जब लैंडिंग होता है, ऊपर की ओर जब जाता है सरफेस पे, मतलब मून पे या सन पे, तो हमें उसे 11.2 का वेलोसिटी देना पड़ता है, तब जाके वो ग्रेविटी फोर्स उसको छोड़ता है। अगर 11.2 का स्पीड हम नहीं देंगे उसको, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, फ्लाइंग वेग, तो वो अर्थ सरफेस का जो ग्रेविटी है उसको नहीं छोड़ेगा, अब वो मून या सन पे नहीं जाएगा। मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का हमें ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देना पड़ता है अर्थ सरफेस से ऊपर जाने के लिए। देख रहे हैं कितना मतलब ग्रेविटी फोर्स का कितना बलवान होता है, इतना वो ताकतवर होता है। तो जी का जो आपका डायरेक्शन होता है मेरे भाई, वो डाउनवर्ड होता है, आप समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते हैं, ग्रेविटी फोर्स का इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा अमाउंट में लगता है। तो इससे ये बात हुआ कि फोर्स आपका सरफेस पे ज्यादा लग रहा है, अर्थ सरफेस पे, तो एक्सेलेरेशन भी नीचे की ओर ज्यादा लगेगा। इसीलिए हम लोग जी का जो वैल्यू होता है 9.8, जो कि डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जब होता है तो जी का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, और अपवर्ड में नेगेटिव मान के चलते हैं। अपवर्ड में हम लोग नेगेटिव क्यों मान के चलते हैं जी का वैल्यू? क्योंकि आप अर्थ सरफेस से दूर जा रहे हो, तो दूर के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। आप उसे सेपरेट हो रहे हो, बिछड़ रहे हो। अब प्लस मतलब आप अर्थ ग्रेविटी के सरफेस में आ रहे हो। इसीलिए इससे आप याद रखना, जब जी का वैल्यू डाउनवर्ड होता है डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो उस पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगता है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में जी का जो होता है डायरेक्शन अपवर्ड में हम लोग नेगेटिव वैल्यू इसका लेते हैं, -9.8 या -10। ऐसा एक हमने साइन कन्वेंशन बनाया, क्योंकि आप अर्थ सरफेस को छोड़ के जा रहे हो, दैट मीन्स आप अर्थ के ग्रेविटी से सेपरेट हो रहे हो। उस केस में हम लोग नेगेटिव लेंगे, और जब आप अर्थ ग्रेविटी से सतह के पास आ रहे हो उसमें हम लोग पॉजिटिव लेंगे जी का मान। तो क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? जी का डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों होता है, सारा चीज मैंने क्लियर किया। कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं जी का वैल्यू मेरे भाई पॉजिटिव लिया हूँ, क्योंकि ये डाउनवर्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे हम लोग छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू और डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई कि जी का डायरेक्शन क्यों नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, क्यों डाउनवर्ड ही हो रहा है, कितना वेलोसिटी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देना पड़ता है जब वो किसी अर्थ सरफेस को छोड़कर जाता है ऊपर से, मतलब मून पर या सन पे, जो भी हमारे सैटेलाइट में है।
तो कितना उसको वेलोसिटी देना पड़ता है, जिसको मैंने बोला एस्केप वेलोसिटी। और क्या उस एस्केप वेलोसिटी का कितना मैग्नीट्यूड है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, ग्रेविटेशन पढ़ोगे। एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब सारे आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब आइए हम उस सेकेंड इक्वेशन को लिखे, क्या है मेरे भाई, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। मैं थोड़ा फास्ट होऊंगा क्योंकि आपको काफी हाफ एन आवर में काफी मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। तो h इक्वल टू ut, u आपका 0 है तो t भी 0 हो गया, 0 इंटू टी 0, तो h इक्वल टू हाफ GT², तो t स्क्वायर इक्वल टू 2h/g, तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। ये बेहतरीन हमें एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला। जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल मोशन होता है तो t का एक आपका फॉर्मूला हुआ अंडर रूट 2h/g, एक इससे आया आपका t इक्वल टू v/g। टाइम का हमें दो फॉर्मूला मिला मेरे भाई, दो इक्वेशन से, एक मिला t इक्वल टू v/g, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और g का वैल्यू आप जानते ही हैं 9.8। ये कब इक्वेशन यूज करेंगे, जब आपका हाइट दिया हुआ हो, तब हम लोग टाइम का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g। समझ में आया। अब आइए थर्ड फॉर्मूला देखा जाए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये आपका थर्ड इक्वेशन, ये फाइनल वेलोसिटी का मेरे भाई इक्वेशन मिला। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से छोड़ते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी फोर्स, तो वो किस वेलोसिटी से हमारे अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करेगा, इस वेलोसिटी से, अंडर रूट 2gh। क्या है मेरे भाई फाइनल वेलोसिटी उसका, अंडर रूट 2gh, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में, इसे न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला भी पूछ दिया है। किस वेलोसिटी से फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है, तो आपका अंडर रूट 2gh से। इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब आइए फोर्थ इक्वेशन देख लिया जाए। This height cover in nth second u प्लस g/2 2n-1। u आपका 0 है तो h nth इक्वल टू g/2 2n-1। एक बात बताइए, g तो आपका कांस्टेंट है 9.8 या 10, वो तो वैल्यू चेंज हुआ नहीं। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। हुआ कि नहीं, वेयर n क्या है मेरे भाई, एच एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। हुआ कि नहीं मेरे भाई, u 0 है और g का वैल्यू हमने कांस्टेंट ही रखा है 9.8। ठीक है, तो मतलब जो हाइट कवर है ड्यूरिंग द फ्री फॉल बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, वेयर n क्या है, हाइट कवर इन nth सेकेंड। जैसे n का वैल्यू अगर 1 तो कितना हो जाएगा, एच एन 2 into 1 minus 1, hn equal to 1 for n equal to 1, for n equal to 2 तो hn कितना हो जाएगा 3, hn जब 3 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 for n equal to 3 में। आपको थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ। दैट मीन्स अगर हम लोग n का वैल्यू 1 दिख रहे हैं मेरे भाई, तो hn कितना होगा 1 होगा। जब n का वैल्यू 2 रख रहे हैं 2th सेकेंड, तो h का वैल्यू कितना आ रहा है 3। जब n का वैल्यू 3 रख रहे हैं तो hn कितना आ रहा है, मतलब तीसरा सेकेंड में तय की गई दूरी, दूसरा सेकेंड में तय की गई दूरी, पहला सेकेंड में तय की गई दूरी। तो n का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो hn हमें मिल रहा है हाइट कवर बाय nth सेकेंड,
1:3:5 के रेशियो में। इसको बेसिकली बोला जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये सारे आपके ऑड नंबर हैं 135। यही आपके साइंटिस्ट थे जो इस फॉर्मूला को बताया था, और कैसे ये मतलब ऑड इंटीजर मल्टीपुल है इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसका प्रूफ भी है इस फॉर्मूला का, बट उस प्रूफ का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये बात जानिए इसको बोला जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो क्यों बोला जाता है? क्योंकि गैलीलियो ने ही इसको खोजा था इस फॉर्मूला को। और ऑड नंबर क्यों है? क्योंकि 135 जो मिल रहा है ये क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर तो है नहीं। तो क्या ये भी चार इक्वेशन ऑफ मोशन से चार हमने फॉर्मूला बनाया, चार केस बनाया, ठीक है। तो क्या ये चारों केस आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट कीजिए। क्लास में बने रहिए, पेशेंस रखिए। सारा हम लोग बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं मेरे भाई। बेहतरीन लेवल से मैं फ्री फॉल का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बेहतरीन लेवल से। और मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। बेहतरीन लेवल से हम लोग अपने कंटेंट को फिनिश करें। जैसे ही आपका 2D होगा हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हर चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब एग्जाम हुआ तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कैसे 25 क्वेश्चन हर चैप्टर मेरे ही कंटेंट से आपको देखने को मिला। ये आप देखिएगा एग्जाम में बैठेगा तो, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको यही से मिलेगा, हर कंटेंट, हर थ्योरी, हर पॉइंट, नोट, सारा चीज आपको यही से मिलेगा मेरे भाई। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जहां तक मैं बताया अभी? तो टी का हमारे पास दो फॉर्मूला है मेरे भाई। एक है टी इक्वल टू वी बाई जी फर्स्ट फॉर्मूला, एक है टी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी सेकेंड। थर्ड आया फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2h जी। फोर्थ फॉर्मूला आया h हाइट कवर इन n सेकेंड g बाई 2, या इसको ऐसे लिख दो आप 2n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला अभी तक हमने डिस्कस किया इस इक्वेशन को यूज करके। चारों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर रहे हैं तो मतलब उसका टाइम पीरियड v बाई जी, जब उसका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ तब ये लगाएंगे, जब हाइट दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, और किस स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। फोर्थ हाइट कवर इन nth सेकेंड, nth मतलब पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, पांचवा सेकेंड, नॉट फिफ्थ, पांचवा, छठा, सातवां। तो 2n- के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको बोला गया है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। क्योंकि जब हम लोग n का वैल्यू 1, 2, 3 रख रहे हैं तो हमें जो हाइट कवर मिल रहा है वो ऑड मल्टीपुल के फॉर्म में मिल रहा है, 1, 3, 5 ऐसे मिल रहा है, ठीक है, 9 ऐसे सो ऑन। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट नोट्स और पॉइंट जो कि हूबहू आपके मोशन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं उस पॉइंट को कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं या लिखवाना चाह रहा हूं, जो आप समझो। बाकी अभी आप चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। 1D मोशन में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को 4 डाले हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट, when an object dropped from certain height ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिख लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स में भी यहाँ पे हम सपोज 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइटर
second object is heavier than the time taken by both the object is same, that means time period does not depend on mass of an object। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेरे भाई लिखा है, when two objects, दो ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट आपका लाइटर है, कोई भी आप एक मतलब वुलन फेदर मतलब जो पंख होता है वो आप ले लो, एक आप ले लो किसी हेवियर ऑब्जेक्ट को, एक सॉलिड बॉल ले लो, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग सेम हाइट से, यहाँ पे सर्टेन के जगह पे आप सेम हाइट लिख दो तो बेस्ट रहेगा आपका, सेम हाइट। तो जब दो ऑब्जेक्ट को, एक आपका हल्का है फेदर, जो फेदर मतलब जो रुआ टाइप का एक ऑब्जेक्ट है लाइटर, एक हेवियर में आप ले लो सॉलिड बॉल, किसी तरह का भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, सेम हाइट से सेम ऊंचाई से अगर उसको फेंक रहे हैं, मतलब फेंक नहीं रहे हैं, फ्रीली उसको छोड़ रहे हैं, देन जो टाइम लिया गया है दोनों ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वो सेम होगा। दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ग्राउंड हाइट से छोड़ रहे हैं सेम ऊंचाई से, जिस ऑब्जेक्ट से सॉलिड को छोड़ रहे हैं मतलब जो हेवियर है सॉलिड बॉल, जिस हाइट से लाइटर ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं वो आपका फेदर हो, मतलब एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट मेरे भाई, कुछ भी रुआ टाइप का कुछ भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो। तो जो टाइम लेगा दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड में पहुंचने के लिए, वो टाइम पीरियड सेम होगा। वो टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है कि वो भारी है या हल्का है। ये हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? जब आपका फ्री फॉल हो रहा है, जब उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही लग रहे हैं और कोई फोर्स नहीं लग रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये जो केस कब एप्लीकेबल है? पहला, जब सेम हाइट से छोड़ रहे हैं। सेकेंड केस, जब उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ही लग रहे हैं और कोई फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। अगर सेम हाइट से आप छोड़ रहे हो तो टाइम पीरियड सेम होगा, ग्राउंड में पहुंचने के लिए समय सेम लेगा दोनों ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अनेक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कभी घुमाकर, कभी ट्विस्टेड, कभी पॉइंट में पूछ देगा। एयरफोर्स का फेवरेबल क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन मान के चलो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड का 1D मोशन का। मैं यही कहना चाहूंगा, 1D मोशन का काफी फेवरेट पॉइंट है, काफी डीप पॉइंट है जो कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? एक बार आप बताइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पॉइंट को एक बार डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब चैप्टर में कुछ नहीं रहा, जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अब आइए सेकंड पॉइंट डिस्कस करें इंपॉर्टेंट में। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट मेरे भाई डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमने देखा तगड़ा पॉइंट था, ये सब पॉइंट मैं आपको याद नहीं करा रहा हूं, ये सब आपके एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चन को मैं पॉइंट में बना दिया हूं मेरे भाई। जो स्टूडेंट एग्जाम दिया होगा, क्लियर किया होगा, जो रिपीटर्स होंगे, वो आप इस क्वेश्चन से आप अनुभव कर सकते हो कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सब पॉइंट से आप जानते हो। हालांकि फ्रेशर को भी आप फ्रेशर को मैं मान सकता कि वो नए हैं तो वो नहीं जानते, बट जो स्टूडेंट्स कभी एयरफोर्स के एग्जाम दिए हैं तो वो ऐसे पॉइंट से आप रूबरू हुए होंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फ्री फॉल इज अंडर रूट 2gh। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी वस्तु को हम लोग फ्री फॉल में स्वतंत्र रूप से फ्रीली छोड़ रहे हैं तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, अंडर रूट 2gh। मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिखा दिया। थर्ड पॉइंट, टाइम टेकन टू एक्सटेंड इज इक्वल टू टाइम टेकन is equal to time taken to descend during free fall। ये बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, एसेंड मतलब ऊपर जाने वाला समय, डिसेंड मतलब जब नीचे उतर है, डिसेंड इंग्लिश सैनोनिम आप पढ़े होंगे, इंग्लिश मीनिंग है एसेंड डिसेंड। एसेंडिंग मतलब चढ़ना, डिसेंड मतलब घटना, ठीक है, उतरना। तो क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू असेंड मतलब किसी वस्तु को अगर हम लोग ग्राउंड से छोड़ रहे हैं तो ऊपर जब गया तो ऊपर जाने वक्त जितना वो टाइम लेगा उतना ही टाइम वो लेगा नीचे आने के लिए ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो टाइम जो एसेंड में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम डिसेंड में लगेगा एट, मैं लिख देना चाहता हूं, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ड्यूरिंग फ्री फॉल। अगर उस पर और कोई फोर्स जब एक्ट होने लगेगा तब टाइम में फ्लक्चुएशन आएगा, ऊपर चढ़ने में टाइम कम लगेगा, नीचे में टाइम बढ़ जाएगा। वो जब अदर फोर्स उस पर एक्ट होंगे तब वो सब उस पर रूल आएगा। बट अभी हम लोग सिर्फ ग्रेविटी फोर्स को ही लुक ऑन कर रहे हैं, लुक ऑन। तो टाइम जो टेकन एक्सटेंड होगा वो इक्वल होगा टाइम टेकन टू डिसेंड। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट में वेलोसिटी असेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी डिसेंड ड्यूरिंग फ्री फॉल। ईच एंड एवरी पॉइंट मतलब जिस वेग से आप उसको फेंकोगे उसी वेग से वो नीचे आएगा। जैसे किसी रॉकेट जब अर्थ सरफेस से जाता है सैटेलाइट में, मतलब मून पे या कहीं पे भी, तो उसको कितना वेलोसिटी देना पड़ता है ग्रेविटी से छुड़ाने के लिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग वेग। जब वो नीचे आता है, सरफेस पे भी आएगा अर्थ सरफेस पे, तो उतना ही वेलोसिटी से आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जी हाँ, जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे, जिस वेलोसिटी से वो टेक ऑफ होगा, उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे लॉन्च भी होगा डूइंग फ्री फॉल। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इसको एकदम गांठ बांध के आप याद रख लेना, जिससे हर लेवल का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, हर लेवल का। ये सारे पॉइंट, ये मैंने कोई आपका याद में नहीं करा, ये सारे पॉइंट आपके कहीं ना कहीं कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। सारे बच्चे ऐसा आपको लग रहा है तो एक बार कमेंट करके आप मुझे बताओ। जो बच्चा एग्जाम दिया होगा वो बिल्कुल इससे रूबरू होगा। ये जितना मैं पॉइंट लिखा हूं, ये पॉइंट आपको एकदम बोल सकते हैं एलेक्सिर ऑफ लाइफ, जिसको प्रोवर्ब में बोलते हैं। एलेक्सिर मतलब अमृत का ये रस है, एलेक्सिर, ELISIR। ये सब अमृत है मेरे भाई। ये बेसिकली लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड है, पर जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सब गोल्डन वर्ड में लिख रहा हूं, गोल्डन वर्ड जो आपको फुल सिलेक्शन दिला कर रहेगा। सिलेक्शन का शोर है मेरे भाई, गारंटी है। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, तो हम लोग कुछ और पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो क्या आपको फ्री फॉल समझ में आया? फ्री फॉल मोशन क्या होता है, टाइम टेकन, वेलोसिटी, जी क्या होता है, डाउनवर्ड क्यों लेते हैं, कितना स्पीड दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को जब वो अर्थ सरफेस को छोड़ रहा है, तो फिर टाइम क्यू एक्सटेंड इक्वल होता है टाइम टेकन डिसेंड, वेलोसिटी इक्वल होता है असेंडिंग और डिसेंड में ड्यूरिंग मोशन। फिर
फाइनल वेलोसिटी √2gh होता है। तो क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? बस कमेंट कर दो, तो हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे। आइए मैं अब इसे रफ कर रहा हूं। अब लगभग क्या आपका फ्री फॉल खत्म हो गया है। अब कुछ टाइम बचा हुआ, मैं कुछ और आपको बता देता हूँ एडिशनल चीज, जो कि 1D मोशन में जिस क्वेश्चन कुछ और बन जाते हैं। फ्री फॉल आपका बेसिकली इतना ही था मेरे भाई, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे छोड़कर एक क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा डिफेंस में, सारे इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। फ्री फॉल से आना होगा तो एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैं हो सकता है ज्यादा ही बताया हूँ, कम नहीं बताया हूँ। देखिए कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है एट कुछ टाइम पे, एट टाइम इक्वल टू t 2 सेकेंड पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी दिया रहता है 3t² प्लस 4t प्लस 5, ठीक है, ऐसा इक्वेशन दिया रहता है। तो पूछता है उसके एक्सलेशन क्या होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग मेरे भाई डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक्सलेशन क्या होता है मेरे भाई? चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt, डेल v बाई डेल टी होता है कि नहीं। बस जब डिफरेंशियल फॉर्म में रहता है तो वहां पे हम लोग dv का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो dv बाई dt। अब 3 जब x की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx n-1, आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो 2t हो जाएगा प्लस 4 dt बाई टी, सेम क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन सेम से करेंगे तो 1 हो जाएगा टी बाई डी टी 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एक्सलेशन इक्वल टू 60 प्लस 4, टी इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है। टी का वैल्यू आप 2 पुट कीजिए, 16 इसका वैल्यू हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। डिफरेंशिएशन के बेसिकली कॉन्सेप्ट पे था, मैं सोचा कि ये नहीं बताया हूँ, ये भी आपको लास्ट में जाते जाते बता दूं कि आप कहीं आपको मौका ना मिल जाए कि सर ने ये नहीं बताया है, ठीक है। आइए कुछ और देख लिया जाए। एक लास्ट आपका कुछ टॉपिक है 2-3 मिनट का, वो देख लेते हैं, एक्सलेशन टाइम ग्राफ। मैं उसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये एक्सलेशन टाइम ग्राफ आपका फ्री फॉल से लिंक था। एक्सलेशन टाइम ग्राफ, ये जो एक्सलेशन टाइम ग्राफ है मेरे भाई कैसे बनेगा मुझे बताइए। देखिए इस साइड आपका टाइम है, ये आपका ऊपर एक्सलेशन है, ठीक है। एक्सलेशन टाइम ग्राफ में मैंने क्या बताया, जब फ्री फॉल पढ़ रहे थे तो जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है 9.8। तो बेसिकली ऐसे बनेगा आपका टाइम, आपका 1 सेकेंड में भी जी का वैल्यू उतना ही है, 2 सेकेंड में भी उतना ही है, 3 सेकेंड में भी उतना ही है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है इसका, है कि नहीं। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ ही आपका बन जाएगा 80 ग्राफ ड्यूरिंग फ्री फॉल का। फिर मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछना चाह रहा हूं, क्या आप रेडी हैं? आप बोलेंगे यस सर, पूछिए सर, हम लोग आपके शेर हैं, शेर और शेरनिया भी होंगी जो देख रही हैं हमारे वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल बताएं, पूछिए सर, हमने पूरा पढ़ रखा है। ओके, आप मुझे बताइए पोजीशन टाइम ग्राफ में कौन सा ऐसा ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा कौन सा ग्राफ था जिस ग्राफ में हमें एक्सलेशन कांस्टेंट मिला था? बताइए मुझे, क्या ये ग्राफ था, क्या आपका ये ग्राफ था, या आपका ये ग्राफ था? मुझे बताइए कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका एक्सलेशन कांस्टेंट है। मुझे बताइए, देखें मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। इसमें आप देख रहे हैं पोजीशन टाइम में मैंने बताया था कि स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सलेशन 0, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं। सेकेंड, ये देखिए कर्व शेप में था, मैंने बताया था स्लोप आपका लगातार बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, दैट मींस वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सलेशन का वैल्यू आता है वो पॉजिटिव आता है, बट मैंने नोट डाउन में लिखवाया था कि पॉजिटिव आ रहा है बट कांस्टेंट है मेरे भाई। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, वो एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है
हर इंटरवल में यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन का जो मान है वो कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो यही आपका ग्राफ है। पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि पोजीशन टाइम ग्राफ का कौन ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये आपका ग्राफ है। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, मैंने ग्राफ बताया था, एक ही टाइम पे आपका कितना वेलोसिटी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो बस यही था। लास्ट में आपको एक होमवर्क देता हूं, मुझे बताइएगा। वनडी मोशन आज आपका फिनिश हो गया है बेहतरीन लेवल से। आपको मुझे बताना कि वेलोसिटी, मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ को बता दिया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सिमिलरली आपको बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेकेंड ग्राफ ये, और थर्ड ग्राफ आपका ये। इस ग्राफ में मुझे बताना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट किसमें है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इन विच ग्राफ। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस में। आप मुझे आंसर इसका कमेंट कीजिए कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो तीनों ग्राफ मैंने शो किया है, इस तीनों ग्राफ में कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम लोग 1D मोशन को, हर कंसेप्ट को बेहतरीन लेवल से पढ़ा है। जितना हो सके मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है आपको समझाने के लिए। कल हम लोग मिलेंगे मेरे भाई एक न्यू चैप्टर के साथ, 2 डायमेंशनल मोशन, जो कि अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो सारा चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 1D मोशन, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, किसी तरह का क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। ओके, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सोल्जर्स।